आइए हम लोग अब स्टडी करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड अगर वो एंटर कर रहा है या उसकी स्पीड मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, तो ये दोनों ही सिचुएशन में मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करता। किसी तरह का कोई फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पर नहीं काम करेगा। एक्चुअली लॉरेंज फोर्स आपने स्टडी किया है। लॉरेंज फोर्स में फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है QBB साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू 0 हो या थीटा की वैल्यू 180 हो या V इज इक्वल टू 0 हो, तो ये सारे सिचुएशन में फोर्स हमारा 0 होगा। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर 0 या 80 डिग्री के अलावा किसी भी एंगल पर अगर वो एंटर कर रहा है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच एंगल अगर थीटा है, तो ऐसी सिचुएशन में उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा और उस फोर्स का जो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन फोर्स का हमेशा आपका वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, जिसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल दोनों से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो एक बहुत ही स्पेशल एक केस हम पहले स्टडी करते हैं। वो स्पेशल केस ये है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल एंटर कर रहा है, तो उस समय उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, ठीक है, और वो मूवमेंट हमारा कैसा होगा, ये सारे डिटेल्स हम लोगों को स्टडी करनी है। तो आइए हम लेते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू दिस प्लेन इनवर्ड। हमने सपोज किया ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है, मास M है, विद वेलोसिटी V ये एंटर कर रहा है, तो फोर्स जो होगा, फोर्स ऑलवेज बिकम्स नॉर्मल टू V एंड B। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन दोनों के नॉर्मल फोर्स होगा। यहां पर इस फोर्स को आप देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी आप डिटेक्ट कर सकते हो और राइट हैंड पाम रूल से भी कर सकते हो। चलिए दोनों हम यूज करके दिखा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमारा इनवर्ड है और चार्ज पार्टिकल का मोशन लेफ्ट टू राइट है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो करंट का डायरेक्शन, ये थंब का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन है, तो फोर्स हमारा जो है अपवर्ड होगा इन द प्लेन। इन द प्लेन हमारा फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये जो पॉइंटर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखिए। मिडिल फिंगर को आप वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखिए, करंट के डायरेक्शन में रखिए, तो थंब का डायरेक्शन हमारा जो है वो फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर एक बात क्लियर ये होनी चाहिए कि जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी और B दोनों के ही नॉर्मल होता है, हमेशा नॉर्मल रहता है। तो अब एक मोशन देखिए कि जिस मोशन में कोई पार्टिकल अगर मोशन में है और फोर्स उस पर वर्क कर रहा है और फोर्स हमेशा वेलोसिटी के नॉर्मल डायरेक्शन में है, इस तरह का कोई मोशन आपने स्टडी किया है क्या? इस तरह का कोई मोशन आपके दिमाग में है? तो वो मोशन आप जरा ध्यान से सोचिए, तो वो मोशन हमारा जो है वो सर्कुलर मोशन आपको दिखेगा। सर्कुलर मोशन में जो है वेलोसिटी जो होता है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है और इस मोशन में जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है वो अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो फोर्स हमेशा वेलोसिटी के नॉर्मल है। यहां पर क्या है कि फोर्स वेलोसिटी के नॉर्मल है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। तो ये मोशन हमारा सर्कुलर मोशन होता है। तो इस तरह से जब कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल जब एंटर करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल एंटर करेगा तो उसको जो है एक सर्कुलर पाथ पे मोशन में होगा, सर्कुलर पाथ पे होगा। यहां पर डिफरेंट पोजीशन पे जो है, जैसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसके वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो फोर्स हमेशा नॉर्मल होगा, यहां भी फोर्स नॉर्मल होगा। तो पार्टिकल कहीं भी हो फोर्स हमेशा नॉर्मल है, तो मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का
केस हमको दिख रहा है। तो ये कुल मिलाकर के अगर कोई चार्ज पार्टिकल नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगी, ठीक है, तो उसका पाथ जो होगा वो सर्कुलर होगा। और जो हमारा लॉरेंज फोर्स है, लॉरेंज फोर्स उसकी वैल्यू जो होगी ये हमारा F इज इक्वल टू QVB, क्योंकि थीटा 90 साइन 90 हमारा 1 हो गया, तो लॉरेंज फोर्स हमारा QVB होगा। और यही लॉरेंज फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स का रोल प्ले करेगा, क्योंकि किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए एक सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। इन एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर लॉरेंज फोर्स जो है वही हमारा नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स का रोल प्ले करेगा। तो अगर मान लीजिए लेट रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज R, तो यहां पर सेंट्रीपेटल फोर्स mv² बाई R और ये होगा QVB के इक्वल होगा। नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स QVB के इक्वल होगा। तो यहां V से V हमारा कैंसिल हो गया, तो R इज इक्वल टू mv बाई QB। तो ये जो है इससे हम इस सर्कुलर पाथ का रेडियस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए गिवन चार्ज पार्टिकल एंड गिवन फील्ड के लिए M, Q और B ये तीनों हमारा जो है कांस्टेंट है, तो R की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पर रेडियस जो है सर्कुलर पाथ का वो डिपेंड है। स्पीड जितनी ही ज्यादा होगी रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ उतना ही ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम सर्कुलर पाथ के हम रेडियस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहां पर ये जो है हमारा चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो उस समय इसके एक कंप्लीट जो रिवॉल्यूशन है उसका टाइम क्या होगा, इस टाइम का भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। उससे पहले हम इस रेडियस को हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में रिप्रेजेंट कर लें कि इस रेडियस को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए लेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज K, लेट अस सपोज, तो दिस इंप्लाइज दैट हाफ mv² इज इक्वल टू K होगा। तो यहां पर v² होगा 2K बाई m और v इज इक्वल टू अंडर रूट 2K बाई m। अब ये वेलोसिटी की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में हम पुट कर दें तो सिंस r इज इक्वल टू m बाई QB और v की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं अंडर रूट 2K बाई m, ठीक है। तो ये हमारा r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, देखिए ये m ये अंडर रूट m है, तो 2mk बाई QB। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हम रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो वेलोसिटी पता हो या काइनेटिक एनर्जी पता हो, कुछ भी पता हो, बस कॉन्सेप्ट पर आप फोकस करिए। कॉन्सेप्ट यही है कि नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय लॉरेंज फोर्स। अब इससे आप r के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहां पर जो है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट k है, तो काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अब देखते हैं इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड पे बात करते हैं। तो टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर ये टाइम कितना होगा, तो ये मोशन तो हमारा यूनिफॉर्म है, तो यहां पर टाइम पीरियड t इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ये हमारा जो है सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई r और अपान, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है, v है। तो यहां पर वैल्यू हम पुट करें 2 पाई बाई v इंटू r की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, तो ये है mv बाई QB। r की वैल्यू मैंने पुट किया तो v से v हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई QB। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहां पर, जो चार्ज पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है
वो टाइम पीरियड हमारा जो है वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड। तो गिवन चार्ज पार्टिकल और गिवन फील्ड के लिए ये सारे टर्म्स हमारे कांस्टेंट होंगे। तो 2 पाई m बाई क्यू बी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मान लीजिए कि हमारा कोई चार्ज पार्टिकल अगर मतलब आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स अगर डिफरेंट स्पीड से अगर हमारे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड अगर एंटर कर रहे हैं तो डिफरेंट स्पीड वाले चार्ज पार्टिकल का रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन उनका जो रिवोल्यूशन टाइम जो है वो सबके लिए हमारा सेम होगा, वो सबके लिए सेम होगा। तो जिसकी स्पीड अधिक होगी वो हायर रेडियस का सर्कुलर पाथ वो एक्वायर करेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो लोअर रेडियस का सर्कुलर पाथ एक्वायर करेगा। लेकिन सारे के सारे पार्टिकल एक डेफिनेट टाइम में वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब यहां से हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी जो होगी वो फ्रीक्वेंसी हमारा 1 टाइम पीरियड होता है ना, तो ये हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू क्यू बी बाई 2 पाई m, और ये भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये भी हमारा आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल और गिवन फील्ड के लिए ये भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो भी स्टडी करना है आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और बस कॉन्सेप्ट वही है, इस कॉन्सेप्ट पर आप फोकस करिए कि जो नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स है वो हमारा लॉरेंज फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ये तो हमारा एक स्पेशल केस था कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल एंटर कर रहा है। अब देखिए चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल एंटर न कर रहा हो, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जरा आइए उस पर हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहां हम सपोज कर रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री पर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर किया एट एंगल थीटा, ये वेलोसिटी इसकी v है, ठीक है। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आप लीजिए, अलोंग द फील्ड एंड नॉर्मल टू द फील्ड। तो अलोंग द फील्ड ये कंपोनेंट होगा v cos थीटा और नॉर्मल टू द फील्ड कंपोनेंट होगा v sin थीटा, ठीक है। तो एक स्पीड को, एक वेलोसिटी को आपने कह लीजिए कि दो वेलोसिटी में आपने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो जब v cos थीटा और v sin थीटा अंडर स्टडी है तो v का कोई रोल नहीं है, ठीक है। या तो आप v को लीजिए या इन दोनों को लीजिए। तो हमने क्या किया कि इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने ले लिया। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम ले लिए हैं तो अब जरा देखिए, अब अलोंग द फील्ड ये कंपोनेंट जो v cos थीटा है, तो अलोंग द फील्ड तो इसका मोशन हमारा यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि अलोंग द फील्ड किसी तरह का कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड में। बट नॉर्मल टू द फील्ड एक फोर्स वर्क करेगा और वो फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू Q, और v की वैल्यू कितनी है, v sin थीटा इंटू b। अब देखिए लॉरेंज फोर्स ही हम यूज कर रहे हैं, आप डायरेक्ट यहीं से आप लॉरेंज फोर्स आप चेक कर लीजिए। तो v और b के बीच एंगल थीटा है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। और जब नॉर्मल कंपोनेंट हमने कंसीडर कर लिया तो नॉर्मल टू द फील्ड हमारी वेलोसिटी कितनी है, v sin थीटा है, तो QV sin थीटा इंटू b। और थीटा या कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर v sin थीटा और b के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो दोनों में से जो आपको समझ में आए उससे समझिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो ये लॉरेंज फोर्स हमारा हो गया QV sin थीटा इंटू b। अब यहां पर नॉर्मल टू द फील्ड जब एंटर किया तो इसके पहले वाले में आपने नॉर्मल टू द फील्ड स्टडी आपने किया था। तो नॉर्मल टू द फील्ड अगर वो एंटर कर रहा है तो उसका पाथ हमारा कैसा होगा, सर्कुलर होगा, और नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स हमारा लॉरेंज फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो इस सिचुएशन में अगर हमारा रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ अगर r है तो mv स्क्वायर बाई r नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स, ये हमारा जो है प्रोवाइडेड बाय द लॉरेंज फोर्स, ये होगा q v sin थीटा इंटू b।
अब यहां से हाँ एक काम और, यहां पर देखिए एम वी स्क्वायर नहीं होगा, यहां पर एम वी साइन थीटा ये होल स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर, क्योंकि यहां पर जो लॉरेंज फोर्स की बात आप करेंगे तो यहां पर ये नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड हमारा v का जो कंपोनेंट है वो v साइन थीटा है। तो यहां पर हमारा जो ये जो लॉरेंज सेंट्रीपेटल जो फोर्स है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स एम वी साइन थीटा का स्क्वायर अपान आर होगा। ये बात एकदम क्लियर है। अब यहां पर v साइन थीटा, एक v साइन थीटा से हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू होगी हमारी एम वी साइन थीटा बाई क्यू इंटू बी। ये हमारा रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तो वी साइन थीटा क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट है v का, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये जस्ट इसके जस्ट पहले वाला केस है, वही है रिजल्ट। टाइम पीरियड की आप बात कर लेते हैं, तो टाइम पीरियड 2 पाई आर बाई वी, तो 2 पाई बाई, अब v की वैल्यू क्या लेंगे, v साइन थीटा, तो v साइन थीटा इंटू r की वैल्यू हमारी है एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तो v साइन थीटा से v साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो ये t इज इक्वल टू होगा 2 पाई m बाई क्यू बी। तो टाइम पीरियड हमारा चेंज नहीं हुआ, थीटा के चेंज होने से, मतलब एंगल चेंज होने से 90 डिग्री से एंगल थीटा हमने कर दिया, तो टाइम पीरियड हमारा वही है, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा टाइम पीरियड जो है ये हमारा कुल मिलाकर के वेलोसिटी का फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो अब जो है टाइम पीरियड हमारा 2 पाई m बाई क्यू बी हो गया। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी भी हम निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये हमारा क्यू बी बाई 2 पाई m, ये भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो पाथ हमारा जो है नॉर्मल टू द मैग्नेटिक ये मैग्नेटिक फील्ड के जो नॉर्मल है इसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। लेकिन ये v cos थीटा भी तो अपना रोल प्ले कर रहा है ना, तो v cos थीटा जो रोल प्ले कर रहा है, तो ये पाथ कैसा होगा, यहां पर v cos थीटा हमारा जो है अलोंग द फील्ड ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो कुल मिलाकर के सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल हमारा मूव करते हुए वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये पाथ हमारा हेलिकल होगा, ये पाथ हमारा हेलिकल होगा, लाइक दिस, इस तरह से ये पाथ हमारा होगा। ठीक है, तो हेलिक्स के फॉर्म में ये हमारा चार्ज पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पे मोशन में रहेगा, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वो आगे की तरफ मूव करता रहेगा। तो एक टाइम पीरियड में, वन टाइम पीरियड में ये हमारा जो चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, इसको हम एक्चुअल में पिच कहते हैं, पिच, और इसको जनरली स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पिच को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पिच क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इन वन टाइम पीरियड, ठीक है, या इन वन रिवोल्यूशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो इसको, इस पिच को आप कैसे निकाल सकते हैं, तो पिच आपका ऐसे निकलेगा, लीनियर वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। तो लीनियर वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा, ये लीनियर वेलोसिटी है, और टाइम पीरियड आपने निकाल के रखा है, ये है 2 पाई m बाई क्यू बी, ये है। तो पिच की वैल्यू हमारी हो गई 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी, ये हमारा पिच निकल जाएगा। तो पिच जो है ये हमारा जो है एक टाइम पीरियड में चार्ज पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना था, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो ये बात एकदम क्लियर हो गई आपको, ठीक है, थैंक यू।